हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही मेरी? जी सर, आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनस, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पेपर होने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तनवीर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। दो तीन मिनट देख लेते हैं, 9 बजे तक सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे जब तक। मैं वो EIA की रेगुलेशन खोल लेता हूँ, IEEE रेगुलेशन। बनी, आवाज बंद करो। आवाज सुनना तो बंद कर लगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा तुमने क्या लगाया है, इसकी आवाज साइलेंट करो। कर ली सर। ओके ओके। अच्छा, हम कहाँ तक पहुंचे थे? IEEE रेगुलेशन देख रहे थे, डिसीजन तक देख लिया था, कंफर्मेशन ऑफ कंप्लायंस देख लिया था। अमजद, कहाँ तक पढ़ा था उस दिन हमने? सर EIIEEE पूरा रेगुलेशन कंप्लीट कर लिया था। नहीं नहीं, पूरा नहीं देखा था हमने। सर हो गया था, पब्लिश तक किया था सर। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, आप लोग जितने हैं, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादातर ताल्लुक इन्वायरमेंट से है। अब लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था, मैं वो खोल भी लेता हूँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये स्क्रीन है हमारी, ठीक है। ये हम पढ़ रहे थे इसके IEEE रेगुलेशन 2000 के रिव्यू, पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी रिव्यू ऑफ IEEE रेगुलेशन 2000। ये 2000 की बनी हुई है, 2000 की बनी हुई है ये। तो इसकी जो है, इसके साथ लगा हुआ है रिव्यू ऑफ IEEE रेगुलेशन 2000। तो हमने इसकी कुछ क्लॉजेस पढ़ी थी, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी IEEE होगी, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी EIA होगी, और फिर हमने डिसीजन तक पढ़ लिया था, कंडीशन ऑफ अप्रूवल। अच्छा, यहाँ तक शायद हम पहुंचे थे डीम अप्रूवल। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर हमने प्लेंटीज भी पढ़ ली थी सर। नीचे पेनल्टी पढ़ ली थी, रिपोर्ट तक पड़ी थी सर। कैंसिलेशन ऑफ अप्रूवल पढ़ लिया था, जी हाँ। रजिस्टर ऑफ IEEE रेगुलेशन। ये नहीं, ये नहीं पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा। रजिस्टर यहाँ से देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके नीचे चलेंगे कि भाई कौन से, यहाँ तक तो मेंबर्स आ जाएंगे इसके, ठीक है। और फिर ये आ जाएंगे प्रोजेक्ट्स जिनकी IEEE होगी, और उसके नीचे है प्रोजेक्ट्स जिनकी EIA होगी, स्केड्यूल्स, ठीक है। तो इसको भी डिस्कस करते हैं।
एक आध मिनट और देख लेते हैं। सर एग्जाम्स का बता देना क्या करना है। एग्जाम का ये है कि असाइनमेंट बेस्ड भी हो सकता है और जो है वो ELMS पे भी हो सकता है। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको असाइनमेंट बेस्ड दूँ 24 घंटे का, 24 आवर्स का। ये ठीक रहेगा सर। अच्छा सर 24 आवर्स में हमारे दो पेपर और भी हैं, एक आपका 3 हो जाएंगे, तो सर ये कैसे मैनेज होगा फिर? 3 हो जाएंगे कैसे, एक ही दिन में 3? सर देखे ना, हमारा जिस दिन आपका पेपर है शाम में हमारा एनर्जी सिस्टम ऑडिटिंग का भी पेपर है। कुछ लड़कों के 2 पेपर सैटरडे के हैं, कुछ संडे के हैं 2। तो दो पेपर दो की दान दे के, हमारे सर, ये कैसे- सैटरडे को 2 है। तो कोई बात नहीं। सर आप काइंडली संडे एंड मंडे 2 दिन अगर हमें दे दे प्लीज। नहीं वो नहीं दे सकते ना हम, क्योंकि ये हमारी बात हुई थी नाजिर साहब से, तो हमने मैटर डिस्कस किया था कि ये एक दिन में 2 पेपर आ रहे हैं, एक स्टूडेंट 2 पेपर कैसे देगा। तो वैसे ही ऑनलाइन है, ऑनलाइन में आपको प्रॉब्लम तो कोई होनी नहीं चाहिए। फिर बास टीचर्स आपको 24 आवर्स का देंगे, 24 घंटे का टाइम होगा। तो 24 घंटे का अगर 2 पेपर आपके पास आते हैं, 24 आवर्स के अंदर 2 पेपर्स आते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप 12 घंटे 12 घंटे बहुत होते हैं। सर 12 घंटे में और भी बहुत सारे काम है, सोना, खाना, पीना, सब रेस्ट। तो फिर क्या करना है, नहीं दो, क्यों लिए इतने? सर जी थोड़ा मेहरबानी करें, नहीं दो वाला सीन नहीं है। सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप लोग के पास मतलब वो ताकत वो है, आप कर हमारे सकते पास हैं। कोई ताकत नहीं है भाई। हमने चेयरमैन से बात की थी, चेयरमैन ने मना कर दिया। क्या करें बताओ? सर आपके पास ताकत है माशाल्लाह। नहीं भाई मेरे पास है कोई ना। ताकत, सर सुपर आपको अल्लाह ने ताकत दी है सर, यही बात तो है। सारी ताकतें अल्लाह के लिए भाई। बेशक अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम करें ना, अस्सलाम। रहम करें, रहम देखो जरूरी है। असल में सर लोग इसमें कह अगर रहे ये हैं ना, होगा, सुने मेरी बात, अगर हम इसको आगे लेके जाते हैं नेक्स्ट वीक, ठीक है, तो हम ऑलरेडी बहुत डिले हो चुके हैं। फिर ये नहीं कहना कि सर हमारा जो है एक पूरा सेमेस्टर ज़ाया हो गया। अप्रैल में जाके फिर सेमेस्टर स्टार्ट होगा, फिर आप लोग ही शोर मचाएंगे कि सर हमारा सेमेस्टर इतना डिले हो रहा है और इसके पेपर नहीं हमारे। सर अप्रैल में तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि रमजान में मैं इनरोल हूँ, मैं गनी सुबान, ठीक है सर। और ठीक ये है। अभी फर्स्ट टाइम तकरीबन 30 और 31 या मतलब एक को तो जो तुम्हें पेपर क्या चल रहे प्रॉब्लम हैं। है गनी? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं वैसे ही आपसे सर अर्ज कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम तो है ना सर। क्या प्रॉब्लम है? एक दिन में वैसे ही तुम लोगों ने, इंटरनेट अवेलेबल है, इंटरनेट से सब कुछ मिल जाता है, वो तुमने उठा सर के। मजदूरी करनी है, मजदूर आदमी है, सर हम तो मजदूर सर सेल्फ स्टडी भी करते हैं सर, इंटरनेट के फजलो करम पे तो नहीं बैठते सर। क्या स्टडी करते हो तुम लोग? सर जी माशाल्लाह एमएस कर रहे हैं, मैच्योर लड़के सारे। नहीं वो बात सही है, आप लोगों की तमाम की बात सही है, लेकिन 24 आवर्स का टाइम है, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल आप लोगों को प्रॉब्लम होगा अगर एक दिन में 2 पेपर हैं। वालेकुम सर थोड़ा अस्सलाम। सा इशू है, काइंडली कंसीडर कर लें सर इसको। फिर ये नेक्स्ट वीक पे मैनेज जाएगा, करना मुश्किल है। नेक्स्ट वीक पे जाएगा। डजंट मैटर हमारा सर, report- बाद में हम नहीं तो फिर टाइट हो जाएंगे सर। सुने, नेक्स्ट वीक पे जाएगा तो फिर पेपर होंगे आपके अप्रैल में जाके। नहीं सर, नहीं नेक्स्ट वीक का सर तो क्वेश्चन आंसर बेस कर लें। प्लीज सर। सर डिस्कशन क्या हो रहा है, थोड़ा सा शेयर करेंगे सर? मैंने सर ज्वाइन फिर अभी किया सर सर। ऐसा कर लेंगे, असाइनमेंट अगर है तो उसको स्किप कर दें और हमें क्वेश्चन दे दें, ताकि लास्ट टाइम दिया था ना क्वेश्चन आंसर वाला, ऐसे कर लें। लास्ट टाइम क्वेश्चन आंसर वाला दिया था जो 3 घंटे का था। जी सर वही सर कर लें, वही। डिस्कशन असाइनमेंट बेस्ड अच्छा रहेगा सर। आप लोग खुद अपनी बात पे नहीं है। कोई कह रहा है असाइनमेंट बेस्ड रख लें, कोई कह रहा है क्वेश्चन बेस्ड रख लें, कोई कह रहा है 24 आवर्स सर क्वेश्चन बेस रख लें, इजी सर इस पे टाइम बाउंड भी होंगे सारे, और सर किसी को अगर कुछ भी करना हो वो कम से कम उस टाइम पीरियड में अपना एग्जाम तो सही से दे सकेगा। सर मैं- माफी चाहूंगा, 3-4 दिन है बीच में। अब जब तक ये क्लास शुरू है तो मेरा ख्याल है कि ये पूरा हो जाए। अभी ये जो लेक्चर पूरा होने दे, इसके बाद से इंशाल्लाह 2-3 दिन में हम डिसाइड करके आपसे फिर कर लेंगे सर। देखो, क्योंकि 2-3 दिन है। मैं मेरे हाथ में नहीं है। मैं आगे चेयरमैन साहब से बात करूंगा। मैं कहूंगा सर स्टूडेंट कह रहे हैं कि एक दिन में हम 2 पेपर नहीं दे सकते, तो काइंडली आप अपना टाइम टेबल रिवाइज करें और इसको सर next week- रिक्वेस्ट कर लें, इस तरह नहीं दे सकते। अगर आप इसी तरह करोगे सर ऑलरेडी तो ऑनलाइन पेपर है सर, कोई मसला नहीं है, दे देंगे सर। सर हाँ? पेपर डिले ना करें सर। मर्जी है तुम्हारी, मैं क्या कह सर सकता हूँ। क्वेश्चन बेस्ड ही बना लें, ठीक है, सब दे ठीक देंगे एक दिन दे में देंगे। पेपर।
सर पेपर डिले ना करें, सर, आप midterm जो भी से डिसीजन start लेना है। ले लें। मिड टर्म बहुत अच्छे कंजा, आपको ही नहीं पता। यहाँ तो बहस चल रही है कि क्या नहीं असाइनमेंट सर बेस्ड होना स्टार्ट में चाहिए। आपने ऐसा सर, एटम बम फेंका है सर ना मैं सर, क्लास लेट ज्वाइन की ना। अच्छा अच्छा भाई, मैंने चेयरमैन सर साहब से कब से कहा स्टार्ट है? इसी वो फेसबुक का पेज नहीं देखा? नहीं बहुत अच्छा किया कंजा, फेसबुक का पेज देखना होता है। सर ठीक है। न्यू सर थोड़े अपडेट ये बताएं फाइनल कब होंगे सर? सर फाइनल कब होंगे सर, ये बताएं सर। मिड टर्म पे अभी इकट्ठे नहीं हो रहे, फाइनल तो हो फाइनल तो चुके बहुत दूर हैं। की बात है। फाइनल तो हो चुके हैं अल्लाह के बंदे, सर बस तुम अभी क्वेश्चन तक बेस बना फाइनल में ले सर। फंसे हुए हो। अच्छा चलो पहले क्लास ले ले, क्लास जरूरी है सर। है ना? सर मेरी बात सुने, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम दिया था ना, इसी तरह का ही करवा ले, क्योंकि असाइनमेंट बेस्ड तो मुझे नहीं लगता होगा। पिछली दफा भी हमारे असाइनमेंट्स रह गए थे। असाइनमेंट पेपर बेस्ड क्वेश्चन में बेस्ड होगा, कम से कम हम लोग कर तो लेते हैं। सर हम देखें सर, हम पहली बार तो दे नहीं रहे ऑनलाइन पेपर, हम सेकंड टाइम दे रहे हैं, तो अब तो हमें भी एक्सपीरियंस है। हाँ सर, अब और हम आदत दो हो गई क्या, हम है। 3 पेपर भी दे चुके हैं पास्ट में। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा चैलेंज है। जिनको चैलेंज लग रहा है मेरा ख्याल है उनको बोलें फिर नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लें, लेकिन सर इसको खत्म करवाएं ताकि ये कि खत्म हो हमारा मास्टर्स भी सर। तो खुद इतना आप लिंगर ऑन नहीं करें सर इसको। ये कौन नहीं कह रहा है? सर, अमजद कह रहा है, उस्मान कह रहा है? सर सर ये उस्मान कह रहा है उस्मान सर। कह रहे हैं, अमजद ऐसी बातें नहीं करते हैं जिसको क्या दूसरा चांस दे क्या देंगे। करना है वही भाई उस्मान? जिनका है इसी टाइम ले ले। जी सर। क्या कहना चाह रहे हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन पेपर का हमारा ये पहला एक्सपीरियंस तो है नहीं, पहले भी हम दे ही चुके हैं, और जो लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको भी अंदाजा हो जाएगा कि ऑनलाइन एग्जाम किस तरह होते हैं। क्योंकि मेरा ख्याल है आने वाले वक्तों में ऑनलाइन एग्जाम ही देने होंगे सबको, नहीं जो तो सूरत हाल इस वक्त कोरोना की चल एक रही दिन है। में 2 नहीं कराए, यानी आप ये कहना चाह रहे हो? नहीं करा लें सर, 2 क्या 3 करा लें सर, लेकिन जान छुड़ाएं सर, मैं तो ये कह रहा हूँ। अब आप तो कह रहे हो ना सर कि काइंडली अगर आप सर 3-4 घंटे दे दे ऑब्जेक्टिव टाइप, अगर पेपर भी आप दे दे तो वो हम कर लेंगे 4 घंटों में। यार मेरा पेपर तो इतना सर मुश्किल अगर होता आप नहीं है। क्वेश्चन, आपने लास्ट टाइम भी तो सर क्वेश्चन बेस पेपर बनाया था ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया सर था। जो आपने सबका लास्ट टाइम experience भी बनाया हो था गया। ना, वो आप बिल्कुल उसी को सही follow बनाया था। कर ले सर प्लीज। सर आपका पेपर तो संडे को है ना, तो दूसरा पेपर कौन सा है? एनर्जी सिस्टम ऑडिटिंग का, डॉक्टर अब्दुल हमीद मेमन साहब का। सर तो इस तरह तो सैटरडे वाले दिन भी 2 पेपर हैं हमारे। तो एक तुम्हारे उसका तुमने क्या 4 एनर्जी कोर्स सिस्टम उठाए हैं इस ऑडिटिंग दफा? का। 4 कोर्स मैंने उठाए सर तुमने? 3 कोर्सेज, नहीं 3 कोर्सेज दिए सर हैं 3 सर। उठाए। कौन 3 कौन से? उठाए। एक नजीर साहब का सर हेल्थ एंड सेफ्टी है, और वो दूसरा हफ्ते वाले दिन है, राशिद साहब का एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन है। वो कब है? सर दोनों सैटरडे को वो हैं, 3 से सैटरडे को 6, सर दोनों। 6 से 9। तो अच्छा है ना, जल्दी जान छुट जाएगी हीरो। सर मैंने भी 3 ही सब्जेक्ट उठाए हैं सर, जो मेरे भाई अभी कह रहे थे ना सर, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, गनी अफरीदी बोल रहा हूँ सर, और सेकंड वन एनर्जी कंजर्वेट वो है, और थर्ड वन यही है। तो सर कुछ रहम यही तो कह करम रहा आपसे, करें। आप भी बात संडे सुनिए, को ही बात सुनिए, कंडक्ट कर लें, पर क्वेश्चन बेस बना लें। बात मैं तो ठीक है, मैं जैसे आप मुझे कहेंगे सर वैसे। अरे मेरी बात तो सुन ले। सर मेरी बात सुने, जी जी इसमें लिखा है 24 आवर्स की ड्यूरेशन है, ठीक है? तो सर आप हमें असाइनमेंट भी दे दें, हम लोगों को अलग अलग से क्वेश्चंस दे दें, हम ग्रुप वाइज जो है वो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके, और जो ग्रुप का सीआर होगा वो सबमिट करवा ग्रुप देगा वाइज, ईएलएमएस पे सबके बिहाफ पर। ग्रुप वाइज हाँ नहीं नहीं, ग्रुप ये वाइज सर अच्छा मशवरा दिया है। नहीं नहीं, ग्रुप वाइज नहीं क्या दे बात है सकता। सर फिर उसमें ये होगा सर कि एक जगह सर इकट्ठे उसमें करके इजी हो जाएगा। सर अमजद मेरी एकदम बात सुने, सुने, उसमें ये एकदम हो फिर जाएगा सुने इजी सर। के ना, जो ग्रुप का एक नहीं, बंदा है ना, जो आप हेड होगा प्रैक्टिकली वो तो सबमिट देखें करवा कंजा, देगा सबके प्रैक्टिकली बिहाफ तो पे। सर देखें। एक दफा फिर सुने अमजद सर, ये देखिए, बात एक हम लोग प्रोग्राम ना आता था, सारे क्वेश्चंस अपने अपने सबमिट करवा देंगे सर मैं आपको इतना बेहतरीन शरियार आइडिया को, दे रहा हूँ, और शरियार आप सबमिट करवा देंगे सिंपल सर को। इसी सर तरह से माजरत के साथ क्लास कम और टॉक शो ज्यादा बन गया है। मुझे टॉक शो नहीं है, कौमी असेंबली लग रही है। सर मिड टर्म कितने नंबर का होगा सर? बिल पास अरे नहीं होगा। यार उस्मान हद होती है, ये तो बेतुका क्वेश्चन है, मिड टर्म कितने नंबर का होगा? तुम पहली दफा पेपर दे रहे हो? सर आइडिया सर उसामा, 25 नंबर सर। सर हाँ सर आप एक काम करें ना सर, आप जो है ना एक एक लाइन के सिंपल क्वेश्चन आंसर टाइप दे दें, और 1 घंटा उसका ड्यूरेशन होगा, सिंपल 25 सवाल होंगे अगर 25 नंबर का है, तो भाई ठीक है? घंटा और क्यों कर रहे हो? ड्यूरेशन टाइम होगा। उसी पे रखो सर ना। माशाल्लाह सर आप सब। पढ़ा लें, टाइम जाया हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, आप पढ़ा लें। हाँ, exactly, sir। भाई, जो कौम एक बात पे इकट्ठी ना हो सके उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते सर ये पाकिस्तानी कौम है सर, कभी अब मुझे इकट्ठी नहीं हो बताओ। सकती सर। मुझे बताओ सर इसलिए कि कह रहा हूँ आप सर पढ़ा लें उसामा, बस। मेरा एक सवाल है सर सर। क्वेश्चन बेस जी, जी। बनाए, बात खत्म। जी बोले।
सर सर, मैंने आप एक काम करें ना, क्लासेस सर, सर मैंने में क्वेश्चन मिस हो बोला गई है। था, आपने एक कहा था एक कि लाइन के हेड क्वेश्चन ऐसे आप हो टाइप गए हैं, पर आप शायद मैं क्या हेड एक से नहीं हुआ था वोटिंग करते हैं व्हाट्सएप सर। ग्रुप में या किसी चीज में भी, तो मेरे अयूब क्लासेस अयूब मिस हो गए। अच्छा जी सर, उसामा जी, अयूब मैं जी। अयूब अयूब इसका तरीकाकार ये है कि हमने ना वो जितने लेक्चर्स थे, मैं जो लेक्चर्स बनाता हूँ उसको एलएमएस पे अपलोड कर देता हूँ, एक दफा आप गो थ्रू कर लीजिएगा। अयूब जी सर, एलएमएस पे सर किस तरह मैं अप्रोच करूं? एलएमएस होगा ना, एलएमएस आईडी डालेंगे, ये बाकी जो स्टूडेंट है वो इनको काइंडली गाइड कर दें। आप एलएमएस पे जाके ना मुझसे एलएमएस पूछ डॉट लेना, उस्मान बात कर रहा हूँ, मैं आपको गाइड कर दूंगा। यार इनको बता दो ना, अपने कुलीग्स को बताया तो करो। सर उस्मान जी सर, अगर बुरा ना मैं बता माने इस दूंगा, दफा मुझसे तुम्हारे कांटेक्ट कर लें, सर उस्मान बात कर उसामा रहा हूँ। उस्मान इस दफा सर तुम्हारे उसामा सीआरशिप अच्छी नहीं जा रही, मैं तुम्हारे नंबर काटूंगा बेटा। अरे सर, शहरियार है, जी सीआर साहब मैं हूँ ही। सर, आवाज शहरियार आ शहरियार है। अच्छा रही मेरी ये आवाज अब आप लोग सर मेरे ख्याल में आवाज। प्लीज आप लोग सर स्टार्ट सबके लें। मेरे म्यूट कर दें और मेरे मेरे क्वेश्चन आपके बेस तरफ पे से टॉपिक कर है, इस दें। पर आखिरी थोड़ी सी एक सजेशन नजरसानी दूंगा। करें सर। सर आप सर, एक सबको आखिरी म्यूट सजेशन करके दूंगा, क्लास फिर आप ले शुरू लें। कर लें। ये मेरा दिल सर यही चाह रहा है कि क्लासेस स्टार्ट करें काइंडली। मैं क्लास सर, स्टार्ट आखिरी करूं, सजेशन सुन लें मेरा। क्लास स्टार्ट कर लूं पहले। बेशक सर बेशक आखिरी सर जी कब सर। से सर स्टार्ट आखिरी लोगे? सजेशन। कोरोना के बाद कर ले फिर स्टार्ट। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आखिरी सजेशन सुन लें, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं सर। हाँ बोलो यार, बोलो बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, 3 ऑप्शंस डिसाइड कर लेते हैं। एक ऑप्शन तो ये कि आप ना सिंपल 25 सवाल दे दीजिएगा एक-एक लाइन के, ठीक है? 1 घंटा उसकी ड्यूरेशन होगी, ये ऑप्शन अरे नंबर सर 1 है। मान चुके हैं, अल्लाह के बंदे दोबारा क्यों रिपीट कर रहे हो? सर मान चुके हैं और क्या करें, मस्जिद में बोलना है क्या उनको? मान और चुके हैं वो। दूसरा उस्मान 25 सवाल तुम कैसे सॉल्व करोगे 1 घंटे में? अरे एक-एक 1 लाइन के घंटे सवाल में दीजिएगा। तुम 25 सवाल कैसे सॉल्व करोगे? सर उस पे तुम्हें मार्क्स ही नहीं देंगे। 5 सवाल तुम लिख अच्छा, नहीं सकते, हम भी नहीं लिख सकते। एक 25 सवाल घंटे में लिखोगे नहीं, 1 वो घंटे में। 3 घंटे का होता है ना, 3 घंटे की क्लास है, 3 घंटे का 3 टेस्ट घंटे ही होगा सर। रखे आप हैं। काइंडली छोड़ क्लास दो 3 स्टार्ट घंटे करें। ही उस्मान, रखे हैं सर। तुम छोड़ दो, सर सर खुद ही कर लेंगे। सर आप क्लास स्टार्ट करें, इसको छोड़ें। सर इसको क्लास के एंड में डिस्कस कर लेंगे। ये तुम लोगों ने नहीं पढ़ना नहीं नहीं वो पढ़ना। सर म्यूट। प्लीज क्लास स्टार्ट करें, वो फिर बाद में देखेंगे, उसमें है 5-6 दिन है सर, देखा जाएगा अच्छा फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस करें भी। अब आप लोग खामोश हो जाइए, पहले क्लास ले लें, फिर हम डिस्कस कर लेंगे क्या मैटर है और कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है? तो इन्वायरमेंट रजिस्टर ऑफ IEEE प्रोजेक्ट्स, उसका रजिस्टर सेपरेट रजिस्टर्स टू बी मेंटेन्ड बाय द फेडरल एजेंसी फॉर IEEE और EIA प्रोजेक्ट्स। ये आपको पता है कि एक रजिस्टर होता है जिसके अंदर IEEE या EIA प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट या एंट्री होती है। दिस इज जस्ट फॉर द एंट्री ऑफ द IEEE और EIA प्रोजेक्ट्स, ठीक है? और सर वो इसका एनओसीज को रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज रखा जाता है। इस पे एक रेफरेंस स्पेशल नंबर लगता है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जी और शैल बी इन द फॉर्म प्रेस्क्राइब इन स्केड्यूल 8। ये स्केड्यूल 8 शेड्यूल 8 के अंदर आएगा, हम नीचे देखेंगे तो उसमें दिया गया होगा कि भाई रजिस्टर इसका कैसे बनता है। फिर 22 इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज। क्या होते हैं इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज? अमजद, अब किसी की आवाज नहीं निकलेगी। सर जैसे कोई भी ऐसा एरिया है जहाँ पे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी वाटर बॉडी सर ऑयल स्टोरेज वगैरह। टेक्सटाइल यूनिट लग रहा है, नहीं, कोई टेक्सटाइल यूनिट लग रहा है और अनट्रीटेड वाटर उसमें डिस्पोज हो सकता है, इस तरह के एरिया। इन्वायरमेंटल सेंसिटिव एरिया कहलाता है। कौन बताएगा? सर फॉरेस्ट एनवायरमेंटल और इस सेंसिटिव तरह की एरियाज जगह। शायद वो होते होंगे जिनके मतलब जिन डिपार्टमेंट्स में से या जिन एरियाज में से किसी भी इंडस्ट्री के एनवायरनमेंट सर डिग्रेड हो रहा हो, तो हॉस्पिटल शायद की बात कर वो लें वाली सर। चीजें जो हैं वो एनवायरमेंटल अनस, सेंसिटिव सर एरियाज। सर सैयद इसमें अनस। इन्वायरमेंट के वो कंपोनेंट्स आएंगे, लाइक जिसमें कुछ स्पीशीज है हमारे पास जो कि सीरियस थ्रेट के ऊपर हैं, और उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो जो है ना, लाइक वेस्ट, अगर हम लोग वो एक डॉल्फिन की कोई टाइप है, लाइक जो कि वेस्ट वाटर की वजह से उसकी जो है ना देखें, सेंसिटिव एरियाज क्वांटिटी से कम मुराद होती क्या जा है? रही है। सुने, सेंसिटिव एरियाज जो हैं वो एरियाज होते हैं जो कोई भी डेजिग्नेटेड कोई वेटलैंड हो या कोई बायोडाइवर्सिटी एरिया हो, जैसे किंजर लेक है, ठीक है? अब किंजर झील है या आपकी एक ये इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरिया है, इसके आसपास आप कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। इसी तरह हमारे नेशनल पार्क्स हैं, हमारे वेटलैंड्स हैं, हमारी कोई ऐसी माइग्रेटरी स्पीशीज का एरिया है, तो वो डेजिग्नेटेड प्लेसेस होती हैं जिसको हम इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज कहते हैं। और ऐसी सेंसिटिव, जैसे आप हिंगोल नेशनल पार्क जाएं, आप हिंगोल नेशनल पार्क में आप जब एंटर होते हैं तो वहां आपको कोई कंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी, वहां आपको कोई फैक्ट्री नहीं मिलेगी।
तो ऐसे एरियाज को हम जहाँ जो नेशनल पार्क डिक्लेयर्ड हो, कराकरम नेशनल पार्क है, इसी तरह केंज कोई लेक्स है, कोई वेटलैंड है, कोई रामसर साइट है। अब हमारी केंजर लेक रामसर साइट है, हालेजी लेक रामसर साइट है। तो ऐसी साइट्स को हम इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज कहते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर उसके अगर कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा है, बाज़ दफा ऐसा भी होता है, कोई IEE का प्रोजेक्ट होता है और उसके आसपास कोई इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरिया आ जाता है, तो हम उसको फिर उसकी फिर EIA करते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज, द फेडरल एजेंसी मे बी बाय नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गजेट डेजिग्नेट एन एरिया टू बी इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज, ठीक है। फेडरल एजेंसी के हाथ में है कि वो किसी भी एरिया को डेजिग्नेट करे इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज के अंदर। जैसे आपका सदर का एरिया था, उसको साफ कराया, उसका क्या नाम था, वो जो जिसके इर्द गिर्द दुकानें थी, वो इम्प्रेस मार्केट। इम्प्रेस इम्प्रेस मार्केट। ये आपकी जो है एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। इसी तरह बोल्टन मार्केट है हमारी। फिर आप आ जाएं कि मैंने केंझर की बात की, केंझर लेक हमारी जो है इन्वायरमेंटल डेजिग्नेटेड रामसर साइट है, वो रामसर साइट है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरिया है। इसी तरह अगर मुझे अभी एक प्रोजेक्ट मिल रहा था IEE का, वो केस था TDF का, टायर डिराइव्ड फ्यूल का। तो अब उसको हमने सिर्फ उस केस को इस वजह से नहीं लिया क्योंकि वो जो है ओपन लैंड के अंदर अपनी फैक्ट्री लगा रहे थे वो साहब। तो मैंने कहा इसकी तो अप्रूवल नहीं होगी क्योंकि जो एरिया है वो डेजिग्नेटेड हो इंडस्ट्रियल एरिया। तो इसी तरह आप जो है किसी भी ओपन एरिया के अंदर कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज वो एरियाज होते हैं जो कि डेजिग्नेट होते हैं फॉर दैट पर्पस। और फिर A federal agency may from time to time issue guideline to asset, proponent and other person involved in the environmental assessment process to plan and prepare projects located in environmentally sensitive areas. उसके बावजूद भी अगर कोई प्रोजेक्ट लगता है सेंसिटिव एरियाज के अंदर, तो फेडरल एजेंसी गाइडलाइंस इशू करेगी उस प्रोपोनेंट के लिए कि भाई आप हमें असेसमेंट कंटिन्यूसली करा के दें, क्योंकि हाईली सेंसिटिव एरिया है। तो जैसे हमारा ये लगा था, क्या नाम है, बहरिया टाउन। बहरिया टाउन कहाँ लगा है, कौन बताएगा मुझे? बहरिया टाउन के पीछे कौन सा सेंसिटिव एरिया है? सर हंगोल नेशनल पार्क है। नहीं, हिंगोल कीर्थर नेशनल पार्क, गुड। इसके पीछे आप क्या ना कीर्थर नेशनल पार्क है। तो अब उसकी साइट दे दी गई है, हमें नहीं पता इसकी अप्रूवल कैसे हो गई। मैंने शायद आपको पहले बताया भी था कि एक दफ़ा मैं इधर बहरिया टाउन में गया, तो हमारी भी एक आध प्लॉट है वहाँ पे। तो मगरिब का टाइम था, माशाल्लाह। वो पहले बात सुन लो। अच्छा, तो पीछे प्लॉट मगरिब का टाइम जो हुआ, तो वहाँ पे ना गीदड़ बोलना शुरू हो गया पीछे की तरफ। मैंने सोचा ये तो एक बायोडाइवर्सिटी है। और पीछे हमें जब उसकी ज़मीन को देखा मैप पे, गूगल मैप पे, तो पता चला कि उसके पीछे जो है कीर्थर नेशनल पार्क लगता है। तो ऐसा एरिया जो कि डेजिग्नेट हो जैसे नेशनल पार्क के लिए, और साइट्स हों, कोई रामसर साइट है, तो ऐसे एरियाज को हम उसके अंदर कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज लिखी है, द प्रोपोनेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट सिचुएटेड एंड इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरिया शैल बी रिक्वायर्ड टू फाइल एन EIA विद द फेडरल एजेंसी। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो कि इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज के अंदर लगेगा, सिचुएट करेगा, एग्जिस्ट करेगा, तो उसको हमेशा EIA फाइल करनी है। उसका काम IEE में नहीं चलेगा। Whereas guidelines have been issued under sub-regulation, the project shall be planned or prepared to the extent practicable in accordance therewith, and any other departure therefrom justified in the EIA pertaining to the project. अगर आप कोई भी उससे डिपार्चर करते हैं, यानी आप उससे हट कोई बात करते हैं, तो वो EIA प्रोजेक्ट के अंदर आपको डिस्कस करनी होगी, ठीक है। इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इन्वायरमेंटल असेसमेंट कमेटी कौन कौन से, एडवाइजरी कमेटी के अंदर कौन कौन होगा? फॉर द पर्पज ऑफ रेंडरिंग एडवाइस ऑन द ऑल एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल असेसमेंट प्रोसीजर्स, कैटेगराइजेशन में डायरेक्टर जनरल जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूट करेगा इन्वायरमेंटल एडवाइजरी कमेटी, जो किसके पे मुश्तमिल होगी? वो डायरेक्टर EIA पे मुश्तमिल होगी, जो उसका चेयरमैन होगा। और इसी तरह प्रोविंशियल एजेंसीज के मेंबर्स होंगे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडस्ट्री भी होगा उसके अंदर, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी, और लीगल और अदर एक्सपर्ट्स भी इसके अंदर आ सकते हैं। PND के भी हो सकते हैं, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, PND डिपार्टमेंट के भी हो सकते हैं, ठीक है।
प्लानिंग कमीशन के भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो ये हाथ में होगा डायरेक्टर जनरल के। अदर अप्रूवल्स क्या है? issuance of the approval under section 12 read with regulation 12 shall not absolve the proponent of the duty to obtain any other approval or consent that may be required under any law for the time being in force। यानी ये ऐसा नहीं है कि आपने ये अप्रूवल ले ली तो आपकी बाकी अप्रूवल की जान छूट गई, ठीक है, आपने बाकी अप्रूवल्स करानी है। मिसाल के तौर पे एक साइट पे मैं बिल्डिंग खड़ी करना चाह रहा हूँ, तो अब उस साइट को पानी की जरूरत है, तो KWSB यानी कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से भी अप्रूवल लेगा। वो जो है ये सिर्फ EIA के अप्रूवल या सीपा के अप्रूवल जो है दूसरों के लिए लागू नहीं होगी, यानी ये सेपरेट अप्रूवल है। अब आ जाइए, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। अब आ जाइए कि स्केड्यूल 1, अब यहाँ से शेड्यूल शुरू हो रहे हैं, स्केड्यूल शुरू हो रहे हैं। स्केड्यूल 1 क्या बताता है? ये उन तमाम प्रोजेक्ट्स को लिस्ट करेगा जिसकी रिक्वायरमेंट है IEE की। स्केड्यूल 2 बताएगा। शेड्यूल 2 किसके बारे में होगा? हम देख लेते हैं वन बाय वन। शेड्यूल 2 जो है वो प्रोजेक्ट्स जो कि जिनकी रिक्वायरमेंट है EIA की, यानी वो प्रोजेक्ट्स जो कि शेड्यूल 2 में आएंगे उनकी हमेशा EIA होगी। वो प्रोजेक्ट्स जिनकी जो कि स्केड्यूल 1 में लाए कर रहे हैं उनकी हमेशा IEE होगी। इसी तरह आप आगे आ जाइए, ये तो खैर वो आ गए। स्केड्यूल 3 में क्या है? स्केड्यूल 3 में IEE EIA रिव्यू फीस, ठीक है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट अगर इतनी होगी, कितना है ये? 50 लाख तक है तो कोई फीस 5 मिलियन गुड। 10 मिलियन, 5 मिलियन से ऊपर और 10 मिलियन के अंदर है, 1 करोड़ के अंदर है तो 10,000 रुपये फीस जाएगी और EIA की फीस होगी 15,000। और ग्रेटर देन 100,000 यानी 1 करोड़ से ऊपर है तो 15,000 रुपये फीस और EIA की कितनी फीस होगी? 30,000। इसको हम डिस्कस करते हैं आगे। एक सवाल सर अब तो जमीनें अरबों रुपए की हो गई है, ये तो करोड़ों में बात चल रही है अभी भी। 3 मैं क्वेश्चन पूछूं सर? बोले ये IEE जहाँ पे फीस आ रही है सर, क्या नाम है, टोटल प्रोजेक्ट की, तो ये 10,000 आ रही है और सेकंड वन पे अगर देखा जाए EIA यहाँ पे 15,000 आ रही है। हमारी सर्विस कहाँ होगी इसमें? सिंध की जो है वो तो बहुत ज्यादा है। मैं वही कह रहा हूँ, हमारी सर वो चार्जेस कहाँ होंगे इधर? ये तो गवर्नमेंट फंडेड फीस होगी ना? नहीं गवर्नमेंट फंडेड फीस का एक्ट उठाएं भाई, उसमें होगी। ये गवर्नमेंट फंडेड फीस नहीं होती, ये प्रोपोनेंट जमा कराता है। मतलब फर्ज किया अगर मैं प्रोजेक्ट लगाना चाह रहा हूँ और वो 50 लाख से 1 करोड़ तक का है और उसकी IEE की रिक्वायरमेंट है तो मैं 10,000 रुपये का पे ऑर्डर या 10,000 रुपये का चालान जमा कराऊंगा। इसी तरह EIA है, अगर उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट EIA की है तो प्रोपोनेंट जो है या मैं जो हूँगा वो 15,000 रुपये फीस जमा कराऊंगा, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट। यहाँ कराची के अंदर या सिंध के अंदर ये है कि अगर IEE है तो उसका 1 लाख रुपए का पे ऑर्डर बनेगा और अगर EIA है तो उसका कितना बनता है? 200,000 का, 2 लाख रुपए। यहाँ बहुत ज्यादा है। इसी तरह स्केड्यूल 4 आ जाए, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एप्लीकेशन फॉर्म होती है जो कि प्रोपोनेंट जमा कराता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्केड्यूल 4 जो होता है ये हमेशा कोर्ट में भी सबमिट होता है। नॉर्मली कोर्ट के अंदर सबमिट होता है, ये भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद आ जाइए स्केड्यूल 5। स्केड्यूल 5 ये बता रहा है आपका कि डिसीजन क्या है IEE पे, ठीक है। अब आप जब हम रिपोर्ट जमा कराते हैं IEE की सीपा के अंदर तो उस पे जो डिसीजन आता है कि अप्रूव्ड और नॉट अप्रूव्ड, तो वो डिसीजन इस वाले फॉर्म पे आता है। इस तरह के फॉर्म पे आपको डिसीजन मिलता है। तो यहाँ हम डिसीजन की बात अगले उसमें बाद में देखते हैं। स्केड्यूल 6 में डिसीजन ऑन EIA, वो IEE पे डिसीजन था। सर जी सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि अगर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल EIA या IEE की रिपोर्ट सबमिट करवाई और कंपनी और वो रिजेक्ट हो गई, ठीक है, तो जब दोबारा से हमने एक फ्लो चार्ट पढ़ा था ना कि दोबारा से रीडिजाइन होता है और सारी चीजें दोबारा से स्टार्ट होती हैं, तो क्या पे ऑर्डर कंपनी को दोबारा से बनवा के देना पड़ेगा उस चीज के लिए? नहीं इसके EIA की रिपोर्ट के लिए वो आप उसी पे ऑर्डर पर ही काम हो जाएगा? बिल्कुल दोबारा उसी पे ऑर्डर पे काम होता है। हम रिवाइज रिपोर्ट जमा कराते हैं, उसकी जो लैकिंग्स होती है ना उन लैकिंग्स को फुलफिल करके हम दोबारा सबमिट कराते हैं। तो वो फिर वो पे ऑर्डर वही बना रहता है जो एग्जिस्टिंग पे ऑर्डर होता है, उसमें हमने कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने होते। सर फिर उसकी कोई टाइम लिमिट होती है कि ये पे ऑर्डर 3 साल तक वैलिड रहेगा या 1 साल तक या 6 महीने तक? 6 महीने तक नॉर्मली एक पे ऑर्डर वैलिड होता है।
लेकिन ये जब हम जमा करा देते हैं ना, जब हम सीपा के अंदर या सॉरी हमारी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के अंदर जो हम पे ऑर्डर जमा कराते हैं, तो वो पे ऑर्डर जो है वो डायरेक्ट उस फंड, हमारा जो फंड बना हुआ है ना, सिंध सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड या पंजाब सस्टेनेबल डेवलपमेंट फंड के नाम से बना हुआ है, ये उसमें जाके सबमिट हो जाते हैं पैसे। और वो फंड जो है डायरेक्टली उसको जो रेगुलेट कर रहा है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कर रहा है, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास वो उसकी अमाउंट जा रही है। ऐसा ही है ना, किसी को अगर पता हो तो? सही। हाँ सर, वंस टाइम मतलब जी आपने सर, पे एक्चुअली करने नेशनल बैंक में भी जाती है और स्टेट बैंक किसी में भी आप सबमिट करा सकते हैं। जी जी जी, तो वो स्टेट बैंक में जाके जमा हो जाती है और वो उनके पास अथॉरिटी है, फेडरल के पास या जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसके पास इसका फंड जाता है। ठीक है, तो अप्रूवल को बाद में देखते हैं। मैं फिलहाल ये बता रहा हूँ कि कौन सा स्केड्यूल क्या काम करेगा। स्केड्यूल 7 है। स्केड्यूल 7 जो है वो क्या कह रहा है, ये प्रोपोनेंट की तरफ से जमा होता है कि आई फुल नेम एंड एड्रेस एज अ प्रोपोनेंट फॉर द नेम डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये विटनेस भी इसके अंदर, ये अंडरटेकिंग होती है बेसिकली कि जो प्रोजेक्ट जमा करा रहा होता है वो उसकी अंडरटेकिंग जमा कराता है। ये भी हम देखते हैं आगे चल के, इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्केड्यूल 8 जो हम उस वक्त देख रहे थे ना कि स्केड्यूल 8 क्या है, ये वो है जो कि फॉर्म ऑफ रजिस्टर्स है, जो हमने आज देखा कि IEE और EIA के जो प्रोजेक्ट्स जमा होते हैं उसका ये सीपा खुद करती, सॉरी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी खुद अपने पास रजिस्टर के अंदर मेंटेन करती है। उसके अंदर के ट्रैकिंग नंबर होता है, कैटेगरी यानी स्केड्यूल 1 है, स्केड्यूल 2 है, प्रोपोनेंट का नाम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, उसका कंसल्टेंट कौन थे इसके, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर, कंडीशन ऑफ अप्रूवल, डेट ऑफ इशुएंस, डेट ऑफ कमेंसमेंट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और ये तकरीबन यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। तो मैं आपको स्केड्यूल 1 से लेके चलता हूँ जो हमने डिस्कस किया है। यहाँ से स्केड्यूल 1 पे जाएंगे, शेड्यूल 1। तो शेड्यूल 1 उन प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है जो कि IEE मांगते हैं। ठीक है, इट मस्ट बी रिवाइज्ड, ये रिवाइज्ड होना चाहिए। क्यों? ये 2000 का बना हुआ है, 2000 का, और पंजाब में भी तक यही चल रहा है। इट मस्ट बी रिवाइज, क्यों रिवाइज होना चाहिए? कौन बताएगा इसके हवाले से? ये बहुत पुराना है। टाइम टू टाइम ये होता है कि रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं, अभी तक तो नहीं, रिक्वायरमेंट करोड़ रुपए की बात हो रही है, और जमीन अब अरबों रुपए की मिलती है, एरियाज डेवलप हो गए हैं, पॉपुलेटेड होते जा 2000 रहे में जो हैं। है 2000 में यानी 2000 के अंदर 2000 में 10 मिलियन की कोई वैल्यू होती थी। यानी मैं आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात करूं तो 20 साल पहले 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़। तो 1 करोड़ तो कहते थे भाई, उस वक्त कहा करते थे भाई तो ये तो करोड़पति है, तो करोड़पति को लोग देखने जाते थे। तो आजकल तो लाख और करोड़ की कोई वैल्यू नहीं रही। एक छोटी सी इंडस्ट्री भी लगानी है तो आपको जो ज़मीन चाहिए होती है वो भी करोड़ों से ज़्यादा की होती है। तो इस वजह से इट मस्ट बी रिवाइज्ड। अब तो पैसे की वैल्यू बहुत गिर गई है, तो ये इफेक्टिव नहीं रहा मेरे हिसाब से। तो इसको पंजाब के अंदर रिवाइज करना चाहिए। हम उसकी वेबसाइट पे जाके देखेंगे कि अभी तक वो इसी रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। सिंध में चेंज हो चुका है, सिंध में 2014 का चल रहा है। ठीक है, तो हम लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स रिक्वायरिंग एन IEE वाला बहुत कैटेगराइज है, बहुत अच्छा डिफाइन सर। अच्छा किया है उन्होंने जी। सर जी बोले सर, इसमें मैं थोड़ी सी एडिशन करूंगा। सिंध के अंदर जो अभी रेगुलेशन है ना 2014, ये सेम ही है 2000 की तरह जैसा पंजाब में है, लेकिन ये फर्दर अभी होपफुली विद इन अ मंथ जो है ये रिवाइज्ड हो जाएगा ना। अच्छा, ये पूरी सिंध असेंबली तक इसकी अप्रूवल जा चुकी है। जिसके अंदर वो भी है बेसिकली जो हमारा बेस लाइन, हाँ अप्रूव्ड कंसल्टेंट का भी है जिसके अंदर वही है। जी, ये पूरा रिवाइज्ड हो जाएगा। इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो कि EIA के अंदर फॉल कर रहे हैं वो IEE के अंदर फॉल करेंगे। बहुत ही बेशतर से प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि EIA की जाएगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स को कैटेगराइज किया गया है इसके अंदर IEE में ना। ठीक है, और साथ ही साथ कॉस्ट कटिंग के ऊपर भी वर्किंग है। और थर्ड वन इज दैट मोस्ट इम्पोर्टेंट कि पूरी बेस लाइन के ऊपर बनाई जा रही है ना, बेस लाइन को इफेक्टिव बनाया जा रहा है, नॉट कॉस्ट, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट में वेरी। आप उसमें मैं आपको बताऊं, जब मैंने इम्पैक्ट लेवल के बेसिस, इम्पैक्ट लेवल तो बिल्कुल देखा जाएगा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि EIA की हिस्ट्री ये है कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगते थे ना, नॉर्मली उनकी EIAs होती थी शुरू में 1970s के अंदर, 1980s के अंदर, वो कॉस्ट बेस्ड होते थे। हम इन्वायरमेंटल नहीं,
प्रोजेक्ट्स आपको 3 सूरतों में मिलेंगे, याद रखिएगा। IW और EIA, किस प्रोजेक्ट की IW होगी, किस प्रोजेक्ट की EIA होगी, ये डिपेंड करता है उसकी, सबसे पहले उसकी कॉस्ट पे डिपेंड करता है कि कॉस्ट क्या है। दूसरा, बास प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताया था कि भी बास प्रोजेक्ट्स कॉस्ट बेस्ड नहीं होते, मतलब कॉस्ट बेस्ड नहीं है, उसके इम्पैक्ट इतने ज्यादा होते हैं कि वो हमेशा या तो IW में जाएंगे या वो EIA में जाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा था पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन है, पेस्टिसाइड हमेशा जो कंपनी पेस्टिसाइड बनाएगी वो हमेशा वो सब प्लांट लगाने से पहले हमेशा अपना EIA कराएगी। एयरपोर्ट वो कॉस्ट बेस्ड नहीं है, उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा, बाज़ जगह एनर्जी बेस्ड आएगा, यानी एनर्जी अगर इतने मेगावाट से कम होगी तो उसकी IW होगी, जैसे यहाँ लिखा हुआ ना मेगावाट 50 मेगावाट। तो बास प्रोजेक्ट कॉस्ट बेस्ड है, बास प्रोजेक्ट इम्पैक्ट बेस्ड है, बास प्रोजेक्ट हमारे एनर्जी बेस्ड है। तो ये 3-4 चीजें हैं जिसको सामने रख के हम उसको या तो IW में डालते हैं या उसको हम EIA में डालते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ मैं बात करता हूँ, देखें ये क्या लिखा है, पोल्ट्री लाइफ स्टॉक स्टड एंड फिश फार्म्स विद टोटल कॉस्ट मोर देन 10 मिलियन, यानी पोल्ट्री के वो प्रोजेक्ट्स। अब आपको पता है कोई भी पोल्ट्री का छोटा सा प्रोजेक्ट भी लगता है तो वो 2 करोड़ से ऊपर का लगता है। तो इसका मतलब हर पोल्ट्री के प्रोजेक्ट को विद टोटल कॉस्ट मोर देन 10 मिलियन, जिसकी कॉस्ट 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ऊपर होगी, वो अपना क्या करेगी, IW जमा कराएगी, ठीक है। अब ये कौन सी बेस्ड हो गया, इसको मैं कहूंगा दिस इज कॉस्ट बेस्ड, ये कॉस्ट बेस्ड प्रोजेक्ट है, ठीक है। कॉस्ट इतनी होगी तो IW होगी, इतनी नहीं होगी तो इसके कुछ भी नहीं होगा। यानी 1 करोड़ से कम का कोई प्रोजेक्ट होगा पोल्ट्री का, लाइफ स्टॉक का, फिश फार्म का, तो वो IW जमा नहीं कराएंगे। सर मैं माफी चाहता हूँ, देयर इज वन मोर क्वेश्चन इफ यू डोंट माइंड इट। अगर आपने अभी बताया ना सर पोल्ट्री में अगर 10 लाख, इसमें कोई रेंज है कि अगर इस रेंज से ऊपर जाता है तो देन आपने प्लानिंग सेक्शन जाना होता है या नहीं? आप अभी कुछ कह रहे थे सर। मैं आपसे ये कह रहा था कि अब गनी तुमने जो है एक पोल्ट्री का प्रोजेक्ट लगाना है KPK के अंदर, मिसाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। आपने प्रोजेक्ट लगाया, में प्लॉट बेचेंगे फिर लगाएंगे। जी सर बोले। मैं कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट लगाना है पोल्ट्री का, और आप जब प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट जो कटिंग करते हैं, मतलब कॉस्ट जो लगाते हैं उसकी, आपने ज़मीन खरीदी, उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन हुई, फिर उसका ऑपरेशन फेज आया, तो ये सारी चीज़ें मिला के अगर आपकी कॉस्ट 1 करोड़ तक है तो 1 करोड़ से ऊपर है तो आप उसकी IW फाइल करके जमा कराएंगे। और 1 करोड़ से उसकी कॉस्ट नहीं बन रही, नीचे बन रही, तो आप कुछ भी जमा नहीं कराएंगे, यू आर फ्री, ओके ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग रीपैकेजिंग, फॉर्मुलेशन एंड वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ये देखें ये ना कॉस्ट बेस्ड है, इसके अंदर कोई कॉस्ट नहीं है, ये क्या है, जस्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि पैकिंग कर रहा हो, फॉर्मुलेशन कर रहा हो, या उसका वेयर हाउस हो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, तो जस्ट वो IW जमा कराएगा, यहाँ पे कोई कॉस्ट मेंशन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट है, इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा, तो ये सिर्फ IW फाइल करे, तो इट रिक्वायर्स IW, देयर इज नो कॉस्ट हेयर। तो ये इम्पैक्ट बेस्ड कहलाएगा, ये कॉस्ट बेस्ड कहलाएगा। इसी तरह आप नीचे आ जाइए, ये एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हो गए। एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में अब मैंने आपको वही चीज जो बताई थी, मैंने कहा था कि आप अगर एनर्जी में इतने 50 मेगावाट है, लेस देन 50 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, एक साहब है जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पानी से जो है पावर जनरेशन कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है वो 50 मेगावाट से कम है, यानी जो उससे वो बिजली बना रहे हैं वो 50 मेगावाट से कम है, तो उसकी IW जमा कराएंगे। हाँ, अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन ग्रेटर देन 50 मेगावाट, ठीक है, वो 100 मेगावाट तक चली गई, तो अब उसकी EIA फाइल होगी। इसी तरह थर्मल पावर जनरेशन है, कोई कोयले से जो है वो जनरेशन एनर्जी जनरेट कर रहा है और उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी कैपेसिटी जो है वो 200 किलोवाट है, लेस देन 200 किलोवाट है। तो ये सारे जो है ये उसकी पावर बेस्ड है, मतलब उसकी कैपेसिटी बेस्ड है। तो एक तो कॉस्ट बेस्ड हो गया, एक इम्पैक्ट बेस्ड हो गया, और एक कैपेसिटी बेस्ड हो गया कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। 11 kVA की ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, या लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स हैं तो वो उसकी अगेन IW फाइल होगी। ऑयल एंड गैस ट्रांसमिशन सिस्टम, जितने भी ऑयल एंड गैस के ट्रांसमिशन सिस्टम होंगे, मतलब ट्रांसमिशन कैसे होगी, उसकी IW फाइल होगी। वेस्ट टू एनर्जी जनरेशन प्रोजेक्ट्स, अब ये देखें, ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला, इसके अंदर कोई कॉस्ट मेंशन नहीं है
जो भी वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट लगेगा, चाहे वो 1 करोड़ का हो, चाहे वो 10 करोड़ का हो, चाहे वो 50 करोड़ का हो, तो उसकी IEE फाइल होगी। इसी तरह ये वाला प्रोजेक्ट भी हो गया आपका, ये भी कॉस्ट बेस्ड नहीं है, मतलब ऑयल एंड गैस की एक्सट्रैक्शन है, उसकी एक्सप्लोरेशन है, उसकी प्रोडक्शन है, गैदरिंग है, सेपरेशन और स्टोरेज है, तो उसका क्या होगा, हमेशा IEE फाइल होती है। ठीक है, इसी तरह ये तो एनर्जी था। तीसरे पे अगर आ जाए तो मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग, तीसरे पे आ जाए तो मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग, ज्यादातर हमारे प्रोजेक्ट इसके अंदर लाई कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग के अंदर।